इंडिया मुसलसल डिप्लॉयमेंट कर रहा है। अपनी तारीख में इंडिया ने कभी इतनी भारी डिप्लॉयमेंट नहीं की जितनी इस वक्त कर रहा है। परचेजिंग हो रही है, एक्विजिशंस हैं, वेपन्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं, S-400 से लेकर राफेल से लेकर। आपके ख्याल में इंडिया ये सब कुछ चाइना के लिए कर रहा है? आपके ख्याल में ये सब कुछ श्रीलंका और बर्मा और नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है? इतनी भारी डिप्लॉयमेंट, यही डिप्लॉयमेंट इंडिया ने की थी 71 में। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिएगा हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। बाउंड्रीज ब्रीच हो जाएंगी, सरहदें ब्रीच हो जाएंगी, वो अंदर आएगा ही आएगा। तो जब इंडिया ने पूरी वॉर स्ट्रेटजी ये बनाई है कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हुए मैसिव फोर्स के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर पेनिट्रेट करेंगे, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स बनाए, इसीलिए उन्होंने राफेल्स लाए, इसीलिए उन्होंने अपने मिसाइल्स डेवलप किए। और एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी के फर्स्ट सैल्वो जो था मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स का, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिए उन्होंने यूक्रेन के सारे। इंडिया की भी एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी। आपसे पूछे बगैर एक सरप्राइज अटैक अगर पाकिस्तान पर 4000 मिसाइल और स्ट्राइक्स कर देते हैं, वो हमारे तमाम कमांड कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर, हमारे पावर स्टेशन पे, ब्रिजेस पे, फिर आप क्या करेंगे? और उसके बाद इंडिया की लाखों फौज अगर दाखिल हो जाती है 4-5 स्ट्रांग पॉइंट्स के साथ, पेनिट्रेट करती है, सिंध में पेनिट्रेट करती है, लाहौर पे आती है, सियालकोट पे, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर, इन तमाम रीजन्स में वो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अगर दाखिल होते हैं तो आप सरहद पे उनको नहीं रोक सकेंगे। और अगर वो दाखिल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लाहौर पेनिट्रेट करते हैं, वो तो सीधा DHA में पहुंचेंगे जाके, बिकॉज DHA फेज 6 फेज 7 जो इस वक्त बिल्कुल BRB कैनाल के ऊपर बना हुआ है, बर्की में बना हुआ है। और अगर उन्होंने ये डिप्लॉयमेंट इन्वेजन पाकिस्तान के खिलाफ की तो हमारी सरहदें ब्रीच होंगी। हम डेंसली पॉपुलेटेड हैं बॉर्डर के पास, हमारी शहरी कैजुअलिटीज होंगी, हमारे आर्मर के लिए अपने अर्बन एरियाज में मूव करना मुश्किल होगा, दुश्मन हमारे अर्बन एरियाज में दाखिल हो जाएगा। उसको रोकने के लिए आपको ATGMs चाहिए, SAMs चाहिए। वो अर्बन वॉरफेयर जो सियालकोट के खुले मैदानों में आप पहले 65 में कर चुके हैं, अब नहीं कर सकेंगे क्योंकि बिल्टअप एरिया बहुत ज्यादा है। यह एक बात याद रखिएगा जो बड़ा क्लियर मैसेज यहां पे नजर आ रहा है। जब एक मर्तबा एक बड़ा मुल्क जिस तरह यूक्रेन और रूस का, यही तकरीबन साइज का फर्क, मतलब पावर और ताकत का फर्क है जो पाकिस्तान और इंडिया का। जब एक बहुत बड़ा मुल्क, रूस जैसा मुल्क, पूरी कुव्वत के साथ हमला करता है किसी ऐसे मुल्क के ऊपर, यानी 7-8 अरब डॉलर डिफेंस बजट था यूक्रेन का, इतना ही पाकिस्तान का है। जितना 70-71 अरब डॉलर इंडिया का डिफेंस बजट है, इतना ही तकरीबन रूस का भी है। जब इतना बड़ा मुल्क हमला करता है छोटे मुल्क पे, तो मुमकिन नहीं है उस कमजोर मुल्क के लिए कि सरहदों पर दुश्मन को रोक सके। बाउंड्रीज ब्रीच हो जाएंगी, सरहदें ब्रीच हो जाएंगी, वो अंदर आएगा ही आएगा। तो जब इंडिया ने पूरी वॉर स्ट्रेटजी ये बनाई है कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हुए मैसिव फोर्स के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर पेनिट्रेट करेंगे, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स बनाए, इसीलिए उन्होंने राफेल्स लाए, इसीलिए उन्होंने अपने मिसाइल्स डेवलप किए। और एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी के फर्स्ट सैल्वो जो था मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स का, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिए उन्होंने यूक्रेन के सारे। इंडिया की भी एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी। आपसे पूछे बगैर एक सरप्राइज अटैक अगर पाकिस्तान पर 4000 मिसाइल और स्ट्राइक्स कर देते हैं, वो हमारे तमाम कमांड कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर, हमारे पावर स्टेशन पे, ब्रिजेस पे, फिर आप क्या करेंगे? और उसके बाद इंडिया की लाखों फौज अगर दाखिल हो जाती है 4-5 स्ट्रांग पॉइंट्स के साथ, पेनिट्रेट करती है, सिंध में पेनिट्रेट करती है, लाहौर पे आती है, सियालकोट पे, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर, इन तमाम रीजन्स में वो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अगर दाखिल होते हैं तो आप सरहद पे उनको नहीं रोक सकेंगे। और अगर वो दाखिल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लाहौर पेनिट्रेट करते हैं, वो तो सीधा DHA में पहुंचेंगे जाके, बिकॉज DHA फेज 6 फेज 7 जो इस वक्त बिल्कुल BRB कैनाल के ऊपर बना हुआ है, बर्की में बना हुआ। और अगर दुश्मन, जिस बात हमने डिफाइन पहले की थी कि अगर ये हमारी सरहदें ब्रीच करके हमारे अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, आप न्यूक्लियर वेपन कहां इस्तेमाल करेंगे? आपको अर्बन वॉर लड़नी पड़ेगी। और वो अर्बन वॉर अल्लाह ने आपको यूक्रेन में दिखाई है कि कैसे लड़ी जाएगी। इस वक्त गौर से देखें यूक्रेन में जो जंगें हो रही हैं, किस तरह कॉन्वॉयज को एम्बुश किया जा रहा है, किस तरह जंगें हो रही हैं। जो आर्मर्ड डिविजन्स हैं वो अर्बन एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन नहीं होते, उनको फंसाया जा सकता है वहां पे, लेकिन आपके पास उस तरह के फिर हथियार होने चाहिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होने चाहिए, ATGM सरफेस टू एयर मिसाइल होने चाहिए। आप अपनी आबादी के, सिविलियन आबादी के भी एक हिस्से को तैयार करें, चंद हजार लोगों को तैयार करें जो ATGMs और SAMs इस्तेमाल कर सके। आप सारा प्रेशर आर्मी पे नहीं डाल सकते जिस तरह यूक्रेन के साथ हुआ है, क्योंकि आर्मी पहले हिट होगी। और वही हुआ है यूक्रेन में, वही इंडिया प्लान कर रहा है आपके साथ। यह दुरुस्त बात है, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और हम यूक्रेन नहीं हैं। हमारी आर्मी बैटल ट्रेंड है,
लेकिन इसके बावजूद हम अपने दुश्मन से इतने नज़दीक हैं, हमारे शहर बाउंड्री से, बॉर्डर से इतने नज़दीक हैं कि दुश्मन ने हमारी इस कमज़ोरी को देखा है और उस सारी जंगी हिकमत अमली जो उसने बनाई है वो यही देखकर बनाई है कि हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते हुए पाकिस्तान के शहरों में कैसे दाखिल होंगे। और अब हो यही रहा है कि यूक्रेन के अंदर रूसी फौज जगह जगह दाखिल हो चुकी है और रूसियों ने बराह रास्त उनके कैपिटल पे हमला किया है कि उसको घेरे में लेके हम कैपिटल कैप्चर कर लेते हैं, बाकी इलाके जो हैं उनको हम बाईपास कर लेंगे। ग्राउंड फोर्सेस नीचे से आ रही है, लेकिन साथ हेलीबॉर्न एयरबॉर्न ऑपरेशंस करके उन्होंने कीव के आसपास अपने पूरे ब्रिगेड लैंड करने शुरू कर दिए। इंडियंस भी यही प्लान कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उनकी। और अगर उन्होंने ये डिप्लॉयमेंट इन्वेजन पाकिस्तान के खिलाफ की तो हमारी सरहदें ब्रीच होंगी। हम डेंसली पॉपुलेटेड हैं बॉर्डर के पास, हमारी शहरी कैजुअलिटीज होंगी, हमारे आर्मर के लिए अपने अर्बन एरियाज में मूव करना मुश्किल होगा, दुश्मन हमारे अर्बन एरियाज में दाखिल हो जाएगा। उसको रोकने के लिए आपको एटीजीएम्स चाहिए, सैम्स चाहिए। वो अर्बन वॉरफेयर जो सियालकोट के खुले मैदानोहैं पहले 65 में कर चुके हैं, अब नहीं कर सकेंगे क्योंकि बिल्टअप एरिया बहुत ज्यादा है। ये सब बातें दुश्मन जानता है और हमारी कमजोरियों को। और जब इंडिया पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्या पाकिस्तान आर्मी पे आज हमले नहीं हो रहे पाकिस्तान के अंदर? क्या हम भारी कैजुअलिटीज नहीं दे रहे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर? हो रहे हैं ना। तो अगर इंडिया हमला करेगा और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर पुश से हमले होने शुरू हो गए तो फिर हमारी आर्मी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? फिर लोग कैसे डिफेंड करेंगे? फिर पैनिक और कंफ्यूजन का क्या हाल होगा? उस वक्त हमारी फूड सप्लाई चेन का क्या डिस्टर्बेंस होगा? हमारा फ्यूल कहां से आएगा? क्या आपने लोगों को कहा है कि अपने घरों में खुराक और गले के जखीरे रखो, छत पे सोलर पैनल रखो? क्या आपने ट्रेन किया है सिविल डिफेंस और नेशनल गार्ड और नेशनल कैडेट कोर जो हुआ करती थी एक जमाने में? आपने बंद करवा दी 20 साल पहले। किस लिए? हमारे नौजवान टिकटॉक खेलते रहते हैं। फॉर गॉड सेकंड को खींच के निकालो, नेशनल कैडेट कोर की तरबियत करवाओ, डिसिप्लिन करो, ऑर्गेनाइज करो, इनको यूनिट्स में और बटालियन में तकसीम करो ताकि वक्त आने पर काम आ सके। ये सब कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि जो कुछ, मैं फिर बता रहा हूं, जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है, अल्लाह ने आपको भेजा है ये मॉडल कि समझ लो, देख लो, जो गलतियां कोताहियां यूक्रेन ने की हैं वो ना करना। जो स्ट्रैटेजी यूज डिप्लॉय की है, इंडिया डिप्लॉय करने लगा आपके खिलाफ, उसका रिस्पॉन्स बिल्ड करो। दैट इज द रीजन कि हम यूक्रेन की जंग को इतना करीबी तौर पर देख रहे हैं। पाकिस्तानी कौम से, मिलिट्री क़यादत से, GHQ से मैं कहूंगा फॉर गॉड से कि हिमाकत ना करना। तुम कर रहे हो ये हिमाकतें, अपनी कौम को मरवाओगे। मैं हर लेवल पर बात करता हूं जाके, एक ही बात जवाब मुझे मिलता है, इंडिया हमला नहीं कर सकता। क्यों? आपको उसने लिख के गारंटी दी है हमला नहीं करूंगा? क्या नरेंद्र मोदी को आप समझते नहीं है कि वो बावला कुत्ता किसी भी लम्हे अनप्रेडिक्टेबल होकर कुछ भी कर सकता है? आपने 27 फरवरी को इंडिया ने एक छेड़छाड़ की, डालाकोट का ड्रामा किया, वो सिर्फ टेस्ट कर रहा था आपको कि आप कितना रिस्पॉन्ड देंगे। हमने माफ कर दिया इंडिया को। हम बड़ी खुशियां मनाते हैं कि हमने अभिनंदन गिरा दिया। एक्चुअली अफसोस की जगह है हमारे लिए। हम 9 जहाज गिरा सकते थे, हमने 1 गिराया। हम उनके सारी कमांड कंट्रोल को तबाह कर सकते थे कश्मीर में, हमने माफ कर दिया उनको। अंदर जाके मारा भी, लेकिन कुछ किए बगैर वापस आ गए। इंडिया ने देख लिया कि हम जंग करने के मूड में नहीं है, हम में दम नहीं है कि हम जंग करें, हमारा मूड नहीं है। इंडिया ने 4 महीने के बाद जाके कश्मीर हड़प कर लिया। और उसको पता था कि ये इनकी क़यादत इतनी कमज़ोर है, इतनी खौफजदा और घबराई हुई है कि ये किसी सूरत में जंग नहीं करेगी, मैं जो चाहूं कर लूं। उसने टेस्ट कर लिया आपको और कश्मीर हड़प करके ले गया। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उस वक्त स्टेटमेंट दिया था, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, वॉर इज ऑलवेज द ऑप्शन। रशिया ने कहा है कि हमने नेगोशिएशंस आखिर के लिए रखे हुए हैं, पहले हम जंग करके ठोकेंगे ठीक से उनको। ये एग्जैक्ट ऑपोजिट स्ट्रैटेजी पाकिस्तान गवर्नमेंट की कि जी हम नेगोशिएशंस करेंगे, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। जलील तो होंगे फिर आप। जब ये जहनियत हो क़यादत की, जो कि हमारी इस वक्त क़यादत की मेंटालिटी वही है जो यूक्रेन की क़यादत की थी, अपने आप को एक खुद फरेबी, धोखे में, इल्यूजन में रखना, ये सोचते रहना कि रूस हमला नहीं करेगा, हुई कुछ नहीं, तैयारी करने की जरूरत क्या है, एटमी हथियार सरेंडर कर दो, फौज पे खर्च करने की क्या जरूरत है, डेवलपमेंट करो, अच्छे स्कूल बनाओ, अच्छी सड़कें बनाओ। सब खंडर हो गया, अच्छे स्कूल, अच्छी तालीम, सब फारिग हो गया आज यूक्रेन का, क्योंकि दुश्मन के मुल्क, दुश्मन के टैंक दाखिल हो गए मुल्क में। लिहाजा इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान की तमाम वॉर कॉलेजेस को, आर्मी को, GHQ को, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट को यूक्रेन की जंग को बड़े गौर से समझना चाहिए और देखना चाहिए। वॉर स्टडीज कराएं इसके ऊपर, वॉर गेमिंग करें कि किस तरह रूस ने वहां हमला किया, व्हाट इज हैपनिंग देयर, यूक्रेन ने क्या गलतियां की, अब यूक्रेन रेजिस्ट कैसे करने की कोशिश कर रहा है, रशिया ने क्या स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है। एग्जैक्टली इन्वेजन स्ट्रैटेजी इंडिया की भी यही होगी। और जो तबाही और फसाद मचा हुआ है यूक्रेन में, वो पाकिस्तान में भी मचेगा। आप न्यूक्लियर वेपन लाहौर पे और सियालकोट पे और अपने शहरों पे, बॉर्डर के शहरों पे नहीं इस्तेमाल कर सकते।
आपको एक दुश्मन ब्रेक कर लेगा, आपको फिर रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम इसको कैसे रोकें, कैसे पुश बैक करें, अपनी सिविल एनवायरनमेंट को अर्बन एनवायरनमेंट में हम अर्बन वॉरफेयर के लिए कौम को कैसे तैयार करें, फूड सप्लाईज, फ्यूल सप्लाईज, वेपन्स ऑर्गेनाइज, ये सब काम अब आपको करना है। अल्लाह आपको मौका दे रहा है, मॉडल बना बना के दिखा रहा है कि देखो जंगें ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, सीख लो कुछ अल्लाह के बंदो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुझे कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही, एंड दैट इज व्हाई आई एम इंसिस्टिंग, बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि जंग आनी है। इंडिया का लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट और जो उनकी पागलपन और दीवानापन है, मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की उनके साथ जंग ना हो चंद महीनों में, चंद हफ्तों में, किसी भी लम्हे। एक्चुअली इट कैन हैपन एनी मोमेंट नाउ। हर एक को आइडिया आ रहा है, इंडिया को आइडिया आ रहा है कि यार वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। दैट इज वाई द रीजन आई हैव बीन सेइंग दिस कि यूक्रेन की जंग पे गौर करें। दैट्स वाई यू फाइंड मी, कोई बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं हो रहा, आने बुरी तरह से, हर तरह से, चाहे आलमी जंग लगे या इंडिया हम पे हमला करे, यूक्रेन की जंग हम पर इफेक्ट करेगी, कर रही है। सो दैट इज वाई आई से पाकिस्तानी कौम से भी, लीडरशिप से भी, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द टाइम्स वी आर एंटरिंग इनटू अ टाइम्स ऑफ वॉर। हम ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जिसके अंदर जंगें, कहत, बीमारियां फैलाई जाएंगी। आपको नजर नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या? और एक नया आलमी निज़ाम बनाया जा रहा है जिसमें ये लाखों करोड़ों की तादाद में इंसानों को हलाक करेंगे। मजबूत हुक्मरान अपनी कौम को बचा के रखता है, अगर वो संभाल के रखे अपनी कौम को बचा कर, इसका रोल बाप की तरह होता है। मरवाओ नहीं अपनी कौम को जैसे यूक्रेन वाले ने मरवा दिया, अपनी कौम को संभालो, ये जिम्मेदारी है आपकी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी हो, नासिर हो। आने वाले वक्तों में हम इस्तकामत और ताकत दे, हमारे हुक्मरानों को फिरासत और कौम को अक्ल दे, हिम्मत दे कि आने वाली आजमाइशों में हम इज़्ज़त, गैरत और ऑनर के साथ सईद रसूलुल्लाह की उम्मत की हिफाजत कर सकें, पाक सरज़मीन का परचम बुलंद रख सकें। 1971 में हमें चोट लग चुकी है। दुश्मन को कैजुअल मत लें कि बनिए में हिम्मत नहीं है, वो कर नहीं सकता, उसमें आएगा ही नहीं कभी। वो आधा मुल्क तोड़ के ले जा चुका है आपका। दूध का जलास छाछ भी फूंकता है। हिमाकत और जहालत ना करो दोबारा। दुश्मन हमारा कमीना भी है, मक्कार भी है, ताकतवर भी है, और हमारी सफ़ों में गद्दार भी है। जब ये कॉम्बिनेशन, और हमारे हुक्मरान अहमक भी हैं, और जब ये कॉम्बिनेशन हो ना, फिर बड़ी ज़ोर की मार पड़ती है। और इसी से मैं डरता हूं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत तो करेगा, पाकिस्तानियों को बड़ी चोट लगेगी।